हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसवीएन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगेन अपने जो पेपर हम बिहार का डिस्कस कर रहे थे, यानी बिहार पीजीटी का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने जो है अभी, और जो ये पेपर था हमारा वो कब हुआ था, आपका हुआ था दिसंबर 2023, यानी कि 15 दिसंबर 2023 में जो है कंडक्ट करवाया गया था। जिसमें अभी तक के हमने जो डिस्कशन करा है उसमें देखिए, हमने आपसे पहले जैसा बोला था कि हम पूरे होल पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें भी कोई पोर्शन आपका जो है छूटेगा नहीं। जिसमें हमने अभी तक के 2 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। जिसमें आपका पहला पार्ट था वो लैंग्वेज का डिस्कशन हो चुका है। दूसरा पार्ट में हमने जनरल स्टडी का डिस्कशन कर लिया। आज हम तीसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपका है होम साइंस का पार्ट, जो कि आपका सब्जेक्टिव है। तो इस पोर्शन को भी हम आज जो है फटाफट डिस्कस कर लेंगे। इसमें दोस्तों जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 80 क्वेश्चन है, यानी कुल 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन को हम आज कोशिश करेंगे कि अपने पार्ट थर्ड में जो है पूरा डिस्कशन कर सकें। अगर वीडियो बहुत लंबी होती है तो कोशिश किया जाएगा कि जो है इसे अगले पार्ट में फिर डिस्कस किया जाए। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जो है, जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि हम इसके 2 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है 2 पार्ट्स में इस लैंग्वेज और जनरल स्टडी को डिस्कस किया था। इन दोनों पार्ट्स को मिला के अभी तक टोटल हमने 70 क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा डिस्कशन होगा वो आपका पार्ट थर्ड का होगा, जिसमें हम होम साइंस डिस्कस करेंगे। और होम साइंस में जो है अब 70 से आगे वाले क्वेश्चनों को जो है आज हम कवर करेंगे। तो 70 वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या है आपका। तो 70 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर जो आपका दे रखा है पेपर सेट, वो आपका बाईलिंगुअल है, आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। जिसमें हम कन्फ्यूजन होगा, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों जो पैटर्न को देखते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन जो आज का है आपका, वीडियो के अकॉर्डिंग आपका पहला क्वेश्चन है, लेकिन आपका अगर हम बात करें ऑल ओवर जो हम अभी तक पूरा डिस्कशन करें उसमें जो है इस तरह से देखा जाता है तो आपका 71 वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम 70 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन को जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, पहले तो हम फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अब यहाँ आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन को पहले पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। अब यहाँ पर जो है आपको बताना है इसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है कौन सा है आपका। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो पोषण की अगर हम बात करते हैं, जब हम आपने न्यूट्रिशन चैप्टर्स पढ़ा होगा उसमें न्यूट्रिशन साइंस में, तो आपको बताया गया तो पोषण जो होता है आपको 2 तरह के, एक होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है आपका इसमें इसमें आपका आता है आपका, एक तो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा जो कि आपका दे रखा है। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और तीसरा हमारा होता है फैट होता है। ये तीनों ही आपका जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है। अगर हम क्या कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके जो है 2 आते हैं, जिसमें आपका पहला आता है प्रोटीन और दूसरा आता है आपका मिनरल्स। जितने भी प्रोटीन्स हैं ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे, और जितने भी आपके भोजन में पाए जाने वाले मिनरल्स हैं वो सभी आपके मिनरल्स में आ जाएंगे। अच्छा, अगर हम कैल्शियम की बात करते हो तो कैल्शियम क्या है आपका, मिनरल्स है, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। अब आपके 2 ऑप्शन हैं जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ रहे हैं, एक तो आपका आ रहा है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका आ रहा है प्रोटीन आ रहा। अगर ये 2 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं तो इट मीन्स हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि डी वाले ऑप्शन के साथ आप चले जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो आपका सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को किस प्रकार की पूर्ण अवस्था की स्थिति में परिभाषित किया है। आध्यात्मिक कल्याण, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण, रोग का अभाव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो है WHO की यहाँ बात की गई। WHO की अगर बात करें तो WHO की जो परिभाषा दी गई थी, पहले की जो परिभाषा थी उसमें आपके जो है स्वास्थ्य को अगर जब डिफाइन किया था WHO ने, तो उसमें उन्होंने जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक की बात, स्वास्थ्य की बात की थी। लेकिन अब इसमें एक जो है आपका और नया आयाम जोड़ दिया गया है, जिसे हम आध्यात्मिक का कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, इसकी डिफिनेशन में थोड़ा सा जो आपका चेंजेस मिलेगा आपको। अगर आप जो है नया डिफिनेशन देखेंगे तो उसमें आपको अध्यात्म जो है देखने को मिलेगा। अच्छा, अब देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया वो दिखा रहा है आध्यात्मिक कल्याण की बात की गई, तो ये ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाए। दूसरा आपका ऑप्शन दिया मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को किस प्रकार की पूर्ण अवस्था की स्थिति में परिभाषित किया। तो ये दोनों ही अवस्थाएं आपको देखने लेती है, और ये पूर्ण अवस्थाएं जो होती है वो क्या होती है, रोग का अभाव, यानी कि उसमें आपका रोग ना पाए जाने की बात है। तो ये तीनों ही जो है आपके ऑप्शन सही होने की वजह से हम ऑप्शन नंबर जो है डी की तरफ चले जाएंगे, यानी कि इसका जो ऑप्शन आपका सही होगा वो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रोटीन से समृद्ध माना जाता है। आम, दालें, मक्का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो पेपर है में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ आपसे पूछा गया है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिचेस्ट फूड ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी कि जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शन में से आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका प्रोटीन रिच क्या कहते हैं रिसोर्स हैं। तो दालें क्या हैं आपकी, अगर हम देखें आम, दालें, मक्का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दालें जो हैं वो क्या है, प्रोटीन रिच जो है आपका सोर्स है। तो ये ऑप्शन आपका जो सही होगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पल्सेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ करें 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 74 यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खाने के लिए सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक खतरा है, कीड़े, वायरस, वीविल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है इनमें से, यानी जितने ऑप्शन आपको दे रखा है इनमें से सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक खतरा, यानी कि आपको बताना है क्या है इसमें से जो है माइक्रो which one of the following is the microbiological hazard in a food, यानी कि इनमें से कौन सा है जो आपका माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड है फूड में। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में आपको बताया गया है, एक तो आपका कीड़े, वायरस, विविल्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कौन है। तो देखिए आपका जो है इसमें आएगा, अगर हम आंसर देखते हैं तो इसमें आपका जो है सबसे पहले तो आप यहाँ जाने सूक्ष्म जैविक में आते कौन कौन से। तो सूक्ष्म जैविक का मतलब होता है क्या, ये अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है जो आपको आपकी न्यूट आइज यानी कि नग्न आँखों से ना दिखाई दे, जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़े, वैसे जीव जो होते हैं उन्हें हम सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। इसमें आपके आते कौन कौन से, इसमें आपका एक तो वायरस आएगा, दूसरा आपका जीवाणु आएगा, और आपका ईस्ट यानी खमीर भी आएगा, प्रोटोजोअल, और क्या कहते हैं फंगस यानी फफूंद। ये सारी जो है इसके अंदर आने वाले आपके जो इनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो अब आप अगर ऑप्शन में देखते हैं तो आपको ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि वायरस ही ऐसा है जिसे आप अपने नग्न आंखों से नहीं दे सकते, और ये आपका आता सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक खतरा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कीड़े और वीविल्स ये सब क्या होता है ये बताइए होगा। वीविल्स आपका जो होता है घुन होता है जो कि आपको गेहूं में मिलता है। कीड़े भी है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो आपके क्या कहते हैं फूड्स में पड़ जाते हैं, उनकी बात की गई है यहाँ पर। यहाँ पर आपका इंग्लिश वर्जन भी है, अगर कोई पोर्शन आपको समझ में नहीं आता तो आप यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाश्चुरीकरण में तापमान को किस प्रकार रखा जाता है, हैंडल सेल्सियस पर, हैंडल सेल्सियस से ऊपर, हैंडल सेल्सियस से नीचे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोने। तो दोस्तों जो पाश्चुरीकरण होता है, पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मिल्क को क्या होता है बैक्टीरिया मुक्त किया जाता है, बैक्टीरिया मुक्त किया जाता है, फिर उसका पैकेजिंग की जाती है ताकि वो जो है आपका ड्यूरेबल हो सके, काफ़ी समय तक चल सके। तो यहाँ पर जो है अगर आपने इसको पढ़ा रखा होगा या फिर आपको जानकारी होगी तो आपको पता होगा जो मिल्क का पाश्चुरीकरण किया जाता है वो किया जाता है आपका 72 सेल्सियस सेंटीग्रेड पे किया जाता है, जो कि क्या होता है आपका 100 से नीचे होता है। 72 सेल्सियस सेंटीग्रेड में 15 सेकंड के लिए इसे जो है पाश्चुरीकरण किया जाता है, इस ताप पर इसे किया जाता है। तो अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसमें आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि वो 72 यानी कि 72 जो सेल्सियस है वो क्या है आपका 100 से नीचे है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 100 सेल्सियस से नीचे जो होता है पाश्चुरीकरण में ताप को जो है रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 सेल्सियस से नीचे। फल जैसे किशमिश, आलू बुखारा, अंजीर, खुमानी, नाशपाती और आड़ू को किस प्रकार संरक्षित किया जाता है, निर्जलीकरण द्वारा, सुखाना, डिब्बाबंदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कौन है। तो देखिए दोस्तों ये जो फल हैं आपके जो दे रखे हैं ऑप्शन में, किशमिश हो गया, आलू बुखारा हो गया, अंजीर हो गया, खुमानी हो गया, नाशपाती हो गया, आड़ू हो गया, इन सबको जो है किस तरह से इनका जो है मतलब आपको संरक्षित कर सकते हैं। तो इनका जो निर्जलीकरण करके भी संरक्षित किया जा सकता है और सुखा कर भी इन्हें संरक्षित किया जा सकता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके क्या है सही है, इसलिए हम इस वाले ऑप्शन में उपयुक्त जो है एक से अधिक वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सुखा के भी हम इसको कर सकते हैं संरक्षित, और इसका निर्जलीकरण करके भी कर सकते हैं। तो इस दो ऑप्शन सही होने की वजह से हम ऑप्शन नंबर डी के साथ इसमें जो है जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन नंबर हमारा है, जब लंबाई उम्र के अनुसार पर्याप्त से कम हो तो उसे कहते हैं
मेरेस्मस कहते हैं, वेस्टिंग कहते हैं, स्टैनिंग कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि ये सब जो चीज़ें दे रखी हैं उसमें से आपका पूछा क्या गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है जब लंबाई यानी कि जो हमारी हाइट है उम्र के अनुसार पर्याप्त से कम हो, यानी कि जो हाइट हमारे एज में होना, जिस एज ग्रुप में जो लंबाई होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, उससे अगर वो कम है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताते देना चाहती हूँ कि जो आपका होता है, अगर उम्र किसी भी व्यक्ति की उम्र से उसकी लंबाई कम है तो उसे जो है हम स्टेयरिंग में कहते हैं। स्टेयरिंग मतलब होता है, कह सकते हो आपकी पीपुल्स आर टू शॉर्ट्स फॉर द देयर एज, यानी कि वो अपने एज से क्या हो, छोटे होंगे, तो उसको हम स्टैनिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो तो आपका स्टैनिंग हो जाएगा। और वेस्टिंग की मतलब क्या होता है दोस्तों, वेस्टिंग में जो होता है वो क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, अपनी जो हाइट होती है उस हाइट के अकॉर्डिंग वो जो होता है वो उसकी हेल्थ उतनी नहीं होती है, वो मतलब टू थिन, मतलब बहुत पतला होता है। तो वो लोग जो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उनकी हेल्थ नहीं होती है, यानी कि पीपुल्स आर टू थिन फॉर देयर हाइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिंग कहते हैं। तो ये, लेकिन यहाँ जो पूछा गया हम उस आंसर को देखेंगे तो आपका स्टैंडिंग आएगा। स्टैंडिंग में क्या होता है, स्टैंडिंग में जो व्यक्ति होता है वो अपनी एज के मतलब अपनी उम्र से क्या होता है, उसकी हाइट जो है उम्र के अकॉर्डिंग ना होकर थोड़ी छोटी होती है। तो आंसर नंबर 77 का जो है, यानी कि जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी विटामिन की ज़रूरत होती है स्वस्थ एपिथेलियम, समान दृष्टि, विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है स्वस्थ एपिथेलियम्स, यानी जो आपकी ऊपरी स्किन होती है उसको हम एपिथेलियम्स के नाम से जानते हैं। समान दृष्टि यानी कि जो हमारी देखने की क्षमता है, आई सेड बोल सकते हैं आप उसको, वो, और विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने, इन सब में जो आपका सबसे महत्वपूर्ण विटामिन माना जाता है वो आपका क्या माना जाता है, विटामिन ए माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स का जो चैप्टर है वो हम जो है बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, और हमने वहाँ पर डाइसैकेराइड्स क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हमने विस्तार से डिस्कशन कर रखा है। अब लेकिन यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से जो है रिपीट कर देती हूँ कि आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है उसे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, आपके मोनोसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में। अगर हम मोनोसेक्राइड्स की बात करते हैं दोस्तों तो उसमें आपका ग्लूकोज, फैक्टोज, ग्लैक्टोज आता है। डाइसेक्राइड की अगर हम बात करते हैं तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आता है। और पॉलीसेक्राइड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका सेलुलोज, स्टार्च, पैक्टिन्स, ग्लाइकोजन और डेक्टोज, ये सारे जो है आपके किस में आ जाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया डाइसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको बताना डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट इसमें कौन सा जो है आपका है। तो क्योंकि डाइसेक्राइड्स की बात की तो डाइसेक्राइड में अभी हमने जाना कि सुक्रोज होता है, माल्टोज और लैक्टोज होता है। तो देखिए आपका जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रखा वो तो आपका क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। तो लेकिन और जो आपको बी वाला ऑप्शन मिल रहा है वो क्या है, आपका लैक्टोज जो है वो क्या है, आपका डाइसेक्राइड्स है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पके हुए स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुंह में, पेट में, छोटी आंत में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कौन? अगर हम पके हुए स्टार्च की बात करते हैं दोस्तों, तो जो पका हुआ स्टार्च होता है उसका जो डाइजेशन होता है वो हमारे मुंह से ही स्टार्च हो जाता है, जो कि हमारी लार के हेल्प से इसका जो है पाचन शुरू हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 81। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पेट में, छोटी आंत में, आंतों की कोशिकाओं में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेप्टिन एंजाइम्स जो होता है वो हमारे कहाँ पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रगतिशील श्रृंखला में क्रमानुसार सुसंगत बदलाव को डैश कहते हैं? वृद्धि, विकास, परिपक्वता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्रगतिशील श्रृंखला है, श्रृंखला में क्रमानुसार सुसंगत बदलाव को कहते हैं, यानी कि जो चीज़ जैसी जिस टाइम होनी चाहिए वैसे अगर उसमें बदलाव आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, यानी डेवलपमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विकास
जो व्यायाम एवं कोशिकाओं से आता है कहलाता है परिपक्वता, सीखना, वृद्धि। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आप मतलब एक्सरसाइज और आपकी कोशिकाओं से आप सीख रहे हो, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जो है आपका लर्निंग यानी कि सीखना कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक समान शिशु का वजन किस समय तक दुगना हो जाता है, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जब शिशु जन्म लेता है तो उस समय उसकी जो भी एज रहेगी आपकी 3 किलो 2.5 किलो जो भी रहेगा, अगर बच्चा समान जो भी उसकी एज है समान एज हमारे 3 kg माना जाता है। लेकिन अगर आप इसमें आपसे पूछा ये गया है कि वो किस शिशु जो होता है किस अवस्था में यानी किस समय वो अपनी जो भी उसका वजन है उसका दुगना हो जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो शिशु जो होता है जब 6 महीने का होता है दोस्तों, तो क्या होता है अपनी जो है जो उसका मूल वजन होता उस वजन का क्या होता था वो दुगना हो जाता। अगर बच्चा जो है हमारा 2.5 किलो का है तो कितने का हो जाएगा, वो 5 kg का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हम क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ में। 6 मंथ में शिशु जो होता है अपने वजन का दुगना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रणाली के अनुसार 9 महीने के शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है, OPV वाला यानी कि यहाँ पर ओरल पोलियो वैक्सीन का ये है आपका जो पहला ऑप्शन है, हेपेटाइटिस बी, खसरा, रुबेला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय प्रतिरक्षण प्रणाली के अनुसार 9 महीने के बच्चे को अगर टीका लगाने की बात की गई तो उसमें जो 9 महीने का शिशु होता है तो उसे हम खसरा और रुबेला का टीका जो है लगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कैंची का उपयोग करना कौन से विकास के अंतर्गत आता है, शारीरिक आता है, बौद्धिक विकास में आता है, मोटर विकास में आता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने जब क्या कहते हैं विकास की अवस्थाएं पढ़ी तो वहाँ पर आपका जो है आपने जिन प्याजे के बारे में पढ़ा होगा तो उन्होंने जो है वहाँ पर आपको शारीरिक विकास क्या होता है, बौद्धिक विकास क्या होता है, मोटर विकास क्या होता है, उसमें कैसे कैसे जो है विकास होता है इसके बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर जो आपको बताना है कैंची का अगर उपयोग किया जा रहा है तो किस तरह का विकास है, तो ये आपका किस तरह का विकास में आता है, ये आपके मोटर विकास में आता है क्योंकि इसमें हमारी मसल्स का यूज़ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब शिशु स्वस्थ वृद्धि के नमूने से पिछड़ जाता है तो चार्ट में उसका विकास वक्र क्या दर्शाता है, नीचे की दिशा दर्शाता है, ऊपर की दिशा दर्शाता है, सपाट दर्शाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब दोस्तों देखिए अगर आपको ग्राफ को समझना तो जब भी आपका ग्राफ बना होता है तो ये जो ग्राफ होता है इस तरह का यानी कि ऊपर आपका जाता हुआ दिखाई दे तो वो क्या होता है आपके जो है ग्रोथ विकास के बारे में बता रहा है कि उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर यही ग्राफ आपका जो होता है ग्राफ पेपर में आपका ये जो होता है अगर इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन जीरो जो नंबर है आपका वहाँ से स्टार्ट होके डाउन हो जाता है यानी नीचे दिशा में चला जाता है तो ये क्या होता है वो उसको दिखा रहा है कि वो पिछड़ गया जिस भी अवस्था में है। अगर उसकी हाइट की मतलब उसकी शारीरिक विकास हो रहा है या उसका मानसिक विकास हो रहा है तो ये जो भी विकास है उसका वो क्या हो रहा है इस तरह से कहते हैं फेल डाउन हो रहा है यानी नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो है उसकी दिशा को क्या पिछड़ने की दिशा में दिखा रहा है। और अगर यही चीज़ आपका पैरेलल हो जाता है तो यानी कि सपाट समांतर हो जाता है तो उसमें वो जो इसका विकास है वो क्या है ग्रोथ जो भी उसमें हो रहा है वो क्या होगा स्टिल हो गया है, स्थिर हो गया है, उसको दर्शाता है। तो ये 3 तरह के जो है आपके ग्राफ चार्ट्स होते हैं। तो इसमें आपको जो है बताना है दिए गए अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में कि जब शिशु स्वास्थ्य वृद्धि के नमूने से पिछड़ जाता है तो चार्ट में उसका विकास वक्र क्या दर्शाता है, तो उसका विकास दर्शाता है कि नीचे की दिशा में यानी कि जो है आपका नीचे की दिशा में जा रहा है, पिछड़ रहा है बच्चा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। एट्टी 3 महीने की उम्र में कौन सा क्रियात्मक विकास माइलस्टोन शिशु हासिल करता है, वह पीठ से पेट और पेट से पीठ तक पलट सकता है, एक वयस्क के सहारे बैठ सकता है, अपने सिर को संभाल सकता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जब 3 महीने का की उम्र जो होती है उस उम्र में अगर कौन सी क्रियाकलाप जो होता है
का विकास होता है शिशु में, तो उस समय क्या होता है, वो केवल अपने जो हेड होता है यानी सिर होता है उसको क्या करता है, वो संभालना सीख जाता है। स्टार्टिंग में जो बच्चे का हेड होता है वो स्थिर नहीं होता है। जब हम बच्चे को लेते हैं 3 महीने से बच्चे को, तो पहले के बच्चे तो वो क्या होते हैं, उनके हेड जो होते हैं इधर उधर हिलता उल्टा रहता है, वो अपने उसमें जो उनकी जो मसल्स होती है वो क्या कहते हैं, उन पर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब 3 महीने की उम्र तक आते थे बच्चा क्या होता है, अपने हेड को सबसे पहले संभालना जो है यानी स्थिर करना सीख जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपने सिर को संभाल सकता है इस अवस्था में वो। टेलीग्राफिक बोली का क्या मतलब है? तुतलाना, एक या दो शब्दों के सरल वाक्य जो संपूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। कूकू करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए टेलीग्राफिक बोली का क्या मतलब यहाँ पूछा गया है आपसे। तो सबसे पहले हमें पता होना टेलीग्राफिक कहते किसे। देखिए टेलीग्राफिक का मतलब यहाँ पर ये हो गया है कि जब बच्चा 2 मोर स्टेज ऑफ द लैंग्वेज यानी कि जो 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स से अधिक या 2 वर्ड्स अब जब वो बोलना सीख जाता है तो उसे हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। इसके अलावा अगर हम क्या कहते हैं कूकने की बात करें या तुतलाने की बात करें दोस्तों, तो ये सब क्या है, ये आपका प्री स्पीच लैंग्वेज में आता है। वो यानी कि बोलने से पहले बच्चा जो होता है कूकता है, तुतलाता है। लेकिन जो है टेलीग्राफिक बोली में क्या होता है, वो एक या दो शब्दों के सरल वाक्य जो संपूर्ण अर्थ व्यक्त करते हो उसको बोलना वो सीख जाता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि जो है बच्चा जो है 2 वर्ड की अगर हम बात करते तो क्या कहते हैं, मम्मा पा यानी कि पानी, इस तरह के वर्ड्स जो है यूज़ करना शुरू करता है जिसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकलने लग जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 6 वर्ष की आयु तक बच्चा कितने शब्द सीख जाता है? करीब 10,000 शब्द, करीब 12,000 शब्द, करीब 8,000 शब्द, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब 6 वर्ष की आयु होती है बच्चे की तो करीब वो जो होता है 10,000 शब्द जो है बोलना सीख जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 91 क्वेश्चन नंबर हमारा है मानव विकास सूचांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसमें आपको सूचांक है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति सरल राष्ट्रीय आय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ह्यूमन यहाँ पर आपको बताना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है आपको बताना इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो उसके सूचांक को यानी कि इस इंडेक्स में आता है और उसे व्यक्त करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो देखिए आपका जीवन प्रत्याशा ये भी आपका जो है इसके अंतर्गत आने वाला है ऑप्शन है। यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम जो है ओवरऑल अचीवमेंट्स जो होते हैं यानी कि किसी भी कंट्री में जो क्या कहते हैं पीपुल्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट अगर की बात हम बात कर रहे हैं तो उनका क्या होता है ऑल ओवर अचीवमेंट्स, चाहे वो सोशल हो, उसका इकोनॉमिकल हो, ठीक है, या फिर एजुकेशनल हो, ये सारी चीज़ें उसमें आपकी इन्वॉल्व होती हैं। इस यहाँ तक के जो है उनकी पर कैपिटल्स इनकम्स जो होते हैं वो भी इसमें आता है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में आपका जीवन प्रत्याशा दे रखा है, ये भी आपके इसके अंतर्गत आता है। एजुकेशन जैसे हमने अभी बात की साक्षरता वो भी आपका इसमें आ जाएगा। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो कि अभी हमने बताया आपको, इसमें पर कैपिटल इनकम भी लिया जाता है। तो ये तीनों ही इसमें आते हैं। तो इसलिए जो है हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपका इस सूचांक में जो है बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन शिशु को किस उम्र तक विशेष रूप से सिर्फ स्तनपान की सिफारिश करता है? 6 माह, 4 माह, 8 माह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो WHO है वो शिशु को किस उम्र तक विशेष रूप से जो स्तनपान यानी फीडिंग कराने की बात कहता है। तो आप सभी जानते हैं कि 6 माह तक के बच्चों को जो होता है फीडिंग कराने के बाद जो है WHO कहता है उसके बाद आप जो है दाल का पानी, जो है फलों का क्या कहते हैं सूप या जूस, ये सब इन्हें आप जो है दे सकते हैं। इससे पहले क्या होता है आपको 6 महीने तक के उन्हें फीडिंग कराना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल्यकाल में पोषण की कमी से होने वाला रोग है प्रोटीन ऊर्जा, कुपोषण, रक्त की कमी, पोषणात्मक अंधापन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका सही क्या हो जाएगा, देखिए बाल अवस्था में पोषण की कमी से होने वाला जो है रोग क्या हो सकता होगा आपका,
तो ये बाल अवस्था में जो आपकी बात की जा रही है कि कौन कौन से हो सकता है, तो इसमें देखिए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भी आपका होता है, रक्त की कमी भी हो सकती है, ऑप्शनात्मक अंधापन भी हो सकता है। ये सभी जो है बाल अवस्थाओं में पोषण की कमी से होने वाले रोग हैं। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार में किस पहलू पर जोर दिया जाना चाहिए? बनावट, स्वाद, गंध एवं रंगों में विविधता, जटिल कार्बोहाइड्रेट के बीच संतुलन, मिठाई, आइसक्रीम, क्रीम और फास्ट फूड के उपभोग पर संयम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है को बताना है, विद्यालय पूर्व बच्चों की बात की यानी कि 2 से 6 ईयर्स के जो आपके बच्चे होते हैं, वो बालक होते हैं, उनकी बात की गई है। तो उन्हें किस तरह का जो है आहार में जो है किस चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो देखिए तो उनके आहार को क्या कहता है, क्योंकि उस समय एज ऐसी होती है जिसमें बच्चे जो है खाने पीने में ज़्यादा जो है अपना क्या कहते हैं इंटरेस्ट नहीं दिखाते या खाने से भागते हैं। तो उनके लिए क्या होना था, उनका जो खाना होता है उनका बनावट ऐसी होनी चाहिए जो देखने में क्या हो आपका एक तो अट्रैक्टिव हो, दूसरा आपका स्वादिष्ट भी हो और उसमें अच्छी स्मेल यानी खुशबू आनी चाहिए। ठीक है, रंगीन हो, विभिन्न तरह के मतलब कलरफुल होने चाहिए। आप ज़्यादा तरह के उसमें फ्रूट्स ये सब कर सकते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट के भी संतुलन हो, ये भी आपका जो है सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट जो है आपका जटिल उसका वो होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपका संतुलन होना चाहिए उसमें भी। मिठाई, आइसक्रीम, क्रीम और फास्ट फूड्स उपभोग में संयम, यानी है कि इस सब चीज़ों में क्या करना चाहिए, आपको कमी रखनी चाहिए। तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका इसका सब सही आंसर हो जाएगा वो आपका उपयुक्त जो है डी जो है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमें करना है क्या, हमें पहले सारे ऑप्शन को पढ़ लेना। अगर यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन आ रहे हैं तो आप जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। और हमने यहाँ देखा यहाँ तीनों ही ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम आंसर नंबर डी के साथ जो है इसमें चले जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी। 95 क्वेश्चन नंबर हमारा है, खाद्य मार्गदर्शक पिरामिड में किस खाद्य वर्ग को सबसे छोटा शीर्ष टिप पर रखा शीर्ष पर स्थान पाना चाहिए? वसा और चीनी को, दालें और फलियों के, मांस उत्पाद को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कौन? देखिए दोस्तों यहाँ जो है आपका एक पिरामिड होता है, फूड पिरामिड होते हैं और भी पिरामिड्स आपके बने होते हैं। तो इस पिरामिड में क्या होता है, जो सबसे निचला इस स्तर होता है वो क्या होता है, उसमें जो भी फूड्स आपके रखे जाएंगे वो क्या होते हैं, आपको उनकी अमाउंट्स जो है आपकी क्या होगी, अधिक होगी। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इनका अमाउंट जो होता है कम होता चला जाता है। यानी कि सीड्स, अब यहाँ इन्होंने टॉप पे पूछा सीड्स पे आपका क्या रखा जाता है। तो अगर हम बात करें दाल फलियाँ होंगी, मांस हो गए, ये सब क्या है आपके जो है नीचे वाले कॉलम से रखे जाते हैं। और सबसे टॉप पे जो आपका रखा जाता है वो क्या होता है, आपका वसा और चीनी रखा जाता है। यानी कि इन्हें हमें क्या करना, कम अमाउंट में लेना है। तो यही आपसे पूछा भी गया है। तो सबसे छोटा सीड्स जो है किसका बन रहा है, आपका वसा और चीनी का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक किशोर अवस्था में खान पान संबंधी विकृति है जिसमें ग्रस्त रोगी बार बार खाने लगता है, अत्यधिक खाता है और उल्टी अथवा विरेचकों के उपयोग द्वारा पेट साफ करता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा में, या फिर बुलिमिया में, एनोरेक्सिया में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ये समझना एनोरेक्सिया नर्वोसा होता क्या है। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है, अगर हम बात करें सबसे पहले जो आपका ऑप्शन दे रखा है, इसमें क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को दुबला पतला रखने के लिए, यानी आप कह सकते हो जीरो फिगर्स मेंटेन करने के लिए वो क्या करती हैं, जो है इसमें वो क्या कहते हैं, खाना जो है कम खाती हैं, आप कह सकते हो, अपने जीरो फिगर में को मेंटेन करने के लिए। दूसरा आपका आता है अगर बुलिनिया की बात करते हैं तो इसमें वो खा तो लेती हैं परंतु क्या ना, खाने के बाद क्या करते हैं, उन चीज़ों को उल्टी कर देती हैं, यानी वॉमिटिंग कर देती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, एक होता है आपका जाइट्स, जिसमें क्या करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप देखा होगा ये इस समय बहुत ज़्यादा है ट्रेंड में, लोग क्या करते हैं, टीवी देख रहे हैं, खाते रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ खाते रह रहे हैं, या कोई दूसरा काम करे तो उसमें भी खाते पीते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ओबेसिटी की समस्या जो है आप देख रहे होंगे बढ़ती जा रही है। तो ये जो है इस 3 तरह के जो है आपके खान पान के तरीके हैं यहाँ पर जो बताया गया। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है उसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक किशोर अवस्था में खान पान संबंधी विकृति है जिसमें ग्रस्त रोगी बार बार खाने लगता है, अत्यधिक खाता है और उल्टी अथवा व्यंजकों के उपयोग द्वारा पेट साफ कर लेता है। तो जो उल्टी कर देता है, व्यंजकों के साथ कर देता है, वो क्या होता है, आपका बुलिमिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है 97 क्वेश्चन नंबर, एक पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारियों में पोषण संबंधी है उसे डैश कहते हैं। नैदानिक पोषण, चिकित्सीय पोषण, थेरेपी, डायटेटिक्स यानी आहारिकीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कौन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पूछा गया पोषण का विशिष्ट क्षेत्र है। विशिष्ट क्षेत्र यानी कि जो आपके न्यूट्रिशन की यहाँ बात की है, हम इंग्लिश वाला वर्जन इसका देख लेते हैं। 97 क्वेश्चन नंबर, द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द न्यूट्रिशन विच डील्स विद न्यूट्रिशंस ड्यूरिंग इलनेस इज कॉल्ड। अब यहाँ पर आपको बताना है ये क्या कहलाता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन, हाँ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में भी आपका ये होता है। फिर है आपका मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, ये भी आपका होगा, और डाइटिशियन, ये सारे ही आपके क्या है स्पेशलाइज्ड एरिया है किसके, न्यूट्रिशंस के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हिंदी वाले वर्जन को भी फटाफट देखते आ जाते हैं। देखिए यही चीज़ आपसे पूछा गया, एक पोषण का विशिष्ट क्षेत्र यानी कि जो स्पेशलिस्ट क्षेत्र आपका जो है, जो बीमारियों में पोषण संबंधित है उसे कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, आप नैदानिक पोषण कहते हैं, चिकित्सीय पोषण थेरेपी कहते हैं, डायटेटिक्स यानी कि आहारीय बोलते हैं, या उपयुक्त में से एक से दो। तो ये तीनों ही आएंगे, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। उपयुक्त जो है उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 97 का क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो क्या है आपका, डी है। 98 क्या है, नरम आहार, ठोस पर नरम भोजन, हल्के मसाले युक्त भोजन, रेसे और गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कौन है। तो आपको यहाँ बताना नरम आहार क्या है, आपको ये बताना। तो नरम आहार का मतलब कि ठोस पर नरम भोजन, यानी कि यहाँ क्या होगा आपका, वो भोजन कैसा होना चाहिए आपका, ठोस पर नरम होना चाहिए। ये आपका सही, यहाँ पर नरम आहार आपसे पूछा गया है, यानी सॉफ्ट जो है फूड आपको पूछा गया है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है आपको बताना होगा ठोस पर कैसा होना चाहिए, नरम भोजन होना चाहिए। हल्के मसाले युक्त भोजन होना चाहिए, यानी कि उसमें मसालों की मात्रा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। रेसे और गैस बनाने वाले भोजन जो है वो नहीं होने चाहिए। ये जो है आपके तीनों ही क्या है, सही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिक वजन वह स्थिति है जब शरीर का वजन वांछित वजन से 20% अधिक होता है। उम्र, लंबाई, लिंग के अनुसार मध्य मानक वजन से 10% से 20% ज़्यादा होता है, वांछित वजन से 10% कम होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अधिक वजन जो है वो क्या होता है आपका, जब 10 से 20% से ज़्यादा हो जाता है व्यक्ति का, उसकी उम्र के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो उसकी उम्र है उससे अगर उसका जो वजन है 10% या 20% बढ़ जाता है, या लंबाई से उसका जो होनी चाहिए उस लंबाई के अनुसार ना होकर उसका 10% या 20% ज़्यादा हो जाता है, या उस लिंग के अकॉर्डिंग यानी कि स्त्री या पुरुष या बालक या बच्चा जो भी है उसके अकॉर्डिंग अगर इन सब में आपका 10 से 20% का डिफरेंट पाया जाता है, तो इस तरह का जो वजन होता है यानी कि वो अधिक वजन में आपका काउंट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अधिक वजन वह स्थिति होती है जब शरीर का वजन उम्र, लंबाई और लिंग के अनुसार मध्य मानक वजन से 10 से 20% ज़्यादा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, कब्ज के दौरान क्या लेना चाहिए, अधिक रेसे युक्त आहार लेना चाहिए, अधिक वसा युक्त आहार लेना चाहिए, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन लेना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक लेना। देखिए ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो होता है वो आपका जो है जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब हम ORS घोल लेते हैं, तो ये तो आपका कब्ज के दौरान का जो है इससे ऑप्शन मैच नहीं का। अधिक वसा युक्त आहार लेना चाहिए, तो कब्ज होने पर भी हमें अधिक वसा युक्त आहार नहीं लेना चाहिए। हमें कैसा आहार लेना चाहिए, हमें अधिक रेसे वाला युक्त आहार लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। कम भार वाले व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स क्या है, 8.5 से कम है, 18.5 से कम है, 18.0 से कम है, 20 से कम है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कम भार वाला जो व्यक्ति होता है उसका बॉडी इंडेक्स क्या होता है, 18.5 से कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मानव संसाधन है, धन, कौशल, समय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पर हम गैर मानव संसाधन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संसाधन कितने तरह के होते हैं। संसाधन जो होते हैं आपको दो तरह के से होते हैं, हम पढ़ चुके हैं फैमिली रिसोर्स में। तो उसमें क्या होता है, एक आपका मानवीय संसाधन होता है, दूसरा आपका गैर मानवीय संसाधन होता था। अगर हम मानवीय संसाधन की बात करें तो मानवीय संसाधन का मतलब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो आपके अंदर हो वो आपका मानवीय संसाधन, जैसे आपकी बुद्धि हो गई,
ठीक है। ये सब जो है आपके क्या इसमें मानव संसाधन में आते हैं, ठीक है। आपके स्किल हो गई, कौशल हो गया आपका, ये सब क्या है आपका मानव साधन हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है इसमें से कौन सा है जो गैर मानवीय, यानी कि जो आपका मानवीय संसाधन में ना आए। तो अगर हम धन की बात करते हैं, धन क्या है आपका गैर मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा आपका समय कौशल ये सब क्या है आपके, ये आपका जो मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका है गैर मानवीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 103 है, संसाधनों की विशेषता को चिन्हित कीजिए। सुलभता, उपयोगिता, विनिमयता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको संसाधनों की विशेषता की बात करें तो जो संसाधन होते हैं, जो टूल्स हम यूज़ करते हैं अपने कार्य के लिए, वो कैसे होने चाहिए, सुलभ भी होने चाहिए, उपयोगी भी होना चाहिए। यानी सुलभ का मतलब जो आसानी से हमें प्राप्त हो सके जब हमको ज़रूरत हो। इसके अलावा क्या कहते हैं, उपयोगिता, यानी कि वो उपयोगी हो, जिस कार्य के लिए आप उस टूल्स या संसाधन रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं वो उसके लिए उपयोगी हो, ऐसा ना हो कि वो उसके उपयोग के लायक ही ना हो। तो ये भी होना चाहिए आपका। विनिमयता की बात करें तो ये विनिमयता भी जो उसमें आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर आप इंग्लिश वाले वर्जन में भी इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा, तो ये तीनों ही चीज़ें आपकी क्या है इसमें आएंगी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसा मैंने ऊपर भी बताया था कि अगर आपके दो या दो से अधिक अगर ऑप्शन निकलना है या एक से अधिक निकलना है तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। प्रबंधन में यह सुनिश्चित करना कि कार्यकलाप वांछित फल प्रदान कर रहे हैं उसे कहते हैं विनियोजन, नियोजन, आयोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, प्रबंधन में यह सुनिश्चित करना कि कार्यकलाप जो है आपका सही तरीके से हो रहा है, यानी कि जो आप चाह रहे हो वैसा उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम नियंत्रण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। समय के प्रभावी तरीके से प्रबंध में कौन सी स्थिति मदद करती है? चरम भार अवधि, विश्राम अवधि, कार्य वक्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपसे पूछा गया समय के प्रभावी तरीके से प्रबंधन में कौन सी स्थिति मदद करती है, तो यहाँ पर जो आपका कार्य वक्र है, यानी कि कार्य वक्र की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं वर्क कर्व कहते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं चरम भार अवधि की, तो इसे हम कहते हैं पीक पॉइंट कहते हैं। और जो है आपका रेस्ट पीरियड जो होता है वो आपका विश्राम अवधि कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि जो है उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। समय के प्रभावी तरीके से प्रबंध में कौन सी स्थिति मदद करती है, तो आपकी तीनों स्थितियाँ जो हैं इसमें आपकी मदद करती हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट हो जाएगा। कार्य में सरलीकरण करने के लिए कौन सा परिवर्तन का स्तर मददगार है? भंडारण स्थान और उपयुक्त उपकरणों में परिवर्तन, अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, कार्य में सरलीकरण की बात की गई है यहाँ पर। तो कार्य सरलीकरण के अंतर्गत अगर हम बात करें, तीनों ही जो आपके ऑप्शन दे रखे ये किसका, मुंडेल का है, मुंडेल का है, यानी कि वार्वे मुंडेल का ने दिया है इसको। तो इन्होंने यही पूछा है आपसे, कार्य में सरलीकरण करने के लिए कौन सा परिवर्तन का स्तर मददगार है। तो ये तीनों ही स्तर जो है आपके मददगार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, धन के उपयोग के लिए नियोजन का सबसे आम तरीका है रिकॉर्ड, लेखा, बजट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धन का जो उपयोग है उसके लिए जब हम नियोजन करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, बजट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी आय है जो सेवाओं तथा माल के स्वामित्व एवं उपयोग के फलस्वरूप संतोष देती है? मानसिक आय, वास्तविक आय, अप्रत्यक्ष आय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर संतोष की बात की, और संतोष कैसे मिलता है, जब हम मानसिक तौर पे संतुष्ट होते हैं। वह कौन सी आय है जो सेवाओं तथा माल के स्वामित्व एवं उपयोग के फलस्वरूप संतोष प्रदान करती है? तो क्या कौन सी आय होती है, वो आपकी मानसिक आय होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊनी रेशों का प्रोटीन क्या कहलाता है?
सेरेसिन कहलाता है, केराटिन कहलाता है, फाइब्रोइन कहलाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको सारे अगर ऑप्शन के बारे में पता है तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। सेरेसिन क्या है? सेरेसिन एक जो है सिल्क में पाया जाने वाला एक तरह का गोंद होता है, तो ये ऊन से तो रिलेटेड इसका कहीं से है नहीं, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम केराटिन की बात करते हैं तो केराटिन क्या है? एक तरह का ये प्रोटीन है जो कि आपका ऊन में पाया जाता है। और फाइब्रिन की बात करते हैं, अगर हम फाइब्रिन की बात करते हैं तो फाइब्रिन भी क्या है? आपका एक तरह का प्रोटीन है। तो ये भी एक तरह का प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है, लेकिन ये आपका फाइब्रिन जो प्रोटीन है ये किस में पाया जाता है? सिल्क में पाया जाता है। और केराटिन जो होता है आपका ऊन में पाया जाता है। और यहाँ पर ऊन में पाए जाने वाले प्रोटीन की बात की गई तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110 है, एक नरम रोएदार ऊनी सतह जो कैटरपिलर से मिलती हो किसी जटिल धागे में, उसे डैश कहते हैं। कार्ल धागा कहते हैं, सीनीले धागा कहते हैं, रेटिन धागा कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बताना है एक नरम रोएदार ऊंची सतह जो कैटरपिलर से मिलती हो किसी जटिल धागे में, उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सिनीले, तो इसे जो है सिनीले धागे जो है कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर।